नाजरीन, प्रोग्राम सरसब्ज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इफ्तिखारुल हसन। नाजरीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी चावल पर। पाकिस्तानी चावल की कितनी दुनिया में मांग है और कितनी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और किस कदर हमारे जो किसान हैं इस पर मुनाफा कमा रहे हैं। चावल बढ़ती हुई जो फसल है उनमें एक फसल है, क्योंकि काश्तकार जहाँ पहले चावल काश्त नहीं भी कर रहा था, अब भी वहाँ किसान चावल काश्त कर रहा है, क्योंकि उसको मुनाफा ज़्यादा हो रहा है। चावल से यकीनन किसानों को मुनाफा भी हो रहा है और पाकिस्तान के एक्सपोर्ट में भी इजाफा हो रहा है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे कि क्या सूरत हाल है। आज के जो माहरीन मेरे साथ मौजूद हैं उनका तारफ़ करा देता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मुदब्बिर हुसैन शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप ज़राई तजियाकार हैं और ज़राअत पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। मेरे दूसरे मेहमान हैं नवीद अकरम गुजर साहब हैं, आप ज़री महर हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। मेरे तीसरे मेहमान हैं मलिक मोहम्मद तौकीर साहब, आप तरक्की पसंद काश्तकार हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुदब्बिर हुसैन शाह साहब, आप ज़राई तजियाकार हैं, हर फसल को आप बड़ी गहरी नज़र से देखते हैं। चावल के हवाले से क्या सूरत हाल है, चावल की एक्सपोर्ट के बारे में बताएं। चावल किस तरह और कौन कौन से इलाकों में बढ़ती जा रही है हमारी फसल, क्योंकि एक ज़माना था जब ये सिर्फ अपर पंजाब के कुछ अजला में होता था, अब जनूबी पंजाब और सिंध के भी बहुत सारे इलाकों में चावल की फसल काश्त हो रही है। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि राइस दहान वाहिद फसल है जो हम इंपोर्ट नहीं कर रहे। बाकी माशाल्लाह हम सारी ही फसलें बाहर से मंगवा रहे हैं। ये वाहिद फसल है जो हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और अपनी ज़रूरत भी पूरी कर रहे हैं। यानी हम राइस बाहर से कोई नहीं आ रहा हमारे पास। ठीक है। ये तो सबसे पहले यहाँ 40 लाख टन सर, हमारा 40 से 45 लाख टन हर साल हमारा एक्सपोर्ट होता है और हमें तकरीबन 2 से ढाई अरब डॉलर 3 अरब डॉलर तक हम एक्सपोर्ट कर जाते हैं। लेकिन हम अभी भी वैल्यू एडेड नहीं है। हमारे से इंडियन दुबई के रस्ते लेते हैं और वो अपनी पैकिंग के अंदर बेचते हैं। अगर हम इसको ब्रांड बना के बेचें, हमारे यहाँ के एक्सपोर्ट, अब तो शादी बहुत सारे हमारे ब्रांड बने हुए हैं जो दुनिया में बड़े मशहूर भी हैं, कुछ बने हैं अब। लेकिन अगर हम सारा इसी तरह जाएगा तो हमारा ये 5 से 6 अरब डॉलर का हम ज़र मुबादला हासिल कर सकते हैं इससे। एक तो ये सूरत हाल है। दूसरी सूरत हाल ये है कि अभी हमारे चावल की जो फसल है वो बढ़ेगी। उसकी वजह यह है कि हमारा जनूबी पंजाब जहाँ पर नहीं काश्त होता था, अब माशाल्लाह उधर भी काटन का तकरीबन 40 से 45% एरिया सारा राइस पे आ गया है। आप कहते हैं काटन वाला जो एरिया था वो कन्वर्ट हो गया जी है सर, कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ठीक है ना। अब ये आपके ज़रिए माहिरीन भी आपको बताएंगे कि सारा काटन का एरिया था 4 साल पहले 5 साल पहले, तमाम का तमाम राइस के ऊपर आ गया। और हमारी माशाल्लाह राइस की एक्सपोर्ट हमें उम्मीद है कि क्योंकि हमें चीन से भी थोड़ा सा मिल गया, कोटा मिल गया हमें, तो हमारी ये एक्सपोर्ट जो उनसे ना ये बढ़ेंगी मुस्तकबिल के अंदर। और हमारे पास यहाँ फसल भी बढ़ेगी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि राइस के हमारे पास सीड भी अच्छी हैं और हम 65 से 70 मन तक आ गए हैं सुपर बनास्पति के अंदर ना। ये और ये बहुत अच्छी बात है कि चलो हम किसी न किसी एक फसल के अंदर बहुत अच्छी तरह अपने आप को मजबूत कर रहा है पाकिस्तान ना। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि एक चीज़ है जो सबसे बड़ी अहम है कि हमारी जो काश्त है ना, पैदावारी लागत है, वो कुछ बढ़नी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से हमें अभी लास्ट टाइम ये हुआ है कि जो पिछले मंथ हमारे पास उसके कोई आर्डर थे हमारे पास, लेकिन वो हमारे से स्किप हो गए, नहीं मिले हमारे एक्सपोर्टर को। इसकी वजह ये थी कि वो कम रेट के अंदर इंडियन ले गए हैं वो। तो इंडिया को आप समझते हैं वहाँ से कम कीमत है और हमारी कीमत ज़्यादा है, कास्ट ज़्यादा है। सर इंडियन तो आपको पता है यार दुश्मन है हमारा, हमेशा से उसने यारी की है। और इसका बैकग्राउंड ये है कि 1965 की जंग में जिसके अंदर हमने इंडिया को ज़बरदस्त शिकस्त दी थी, इबरतनाक शिकस्त दी थी, उसके अंदर इंडिया ने एक उनको थोड़ा सा चोरी हमारे से की। उन्होंने शकरगढ़ के एरिया के अंदर वो अंदर आ गए थे, तो यहाँ हमारी फसल तैयार थी कर्नल बनास्पति की, तो वो यहाँ से फसल सारी उतार के ले गए थे। वो सीड उन्होंने जाके इंडिया में लगाया, उसको वो बनास्पति कहते हैं। और उसके ऊपर वो हमारे से ये छीनना चाहते हैं स्टेटस के, क्योंकि ये तो हमारे एरिया का है। इस वक्त भी अगर हम पाकिस्तान के क़याम से पहले से देखें तो जहाँ बनास्पति काश्त होता था, ये 70 से 80 एरिया तो वो है जो पाकिस्तान में इस वक्त, इंडिया में तो नहीं है। वो तो वैसे जो बनास्पति के ऊपर वो करते हैं वो चोरी किया हुआ हमारा सीड है। नवीद अकरम साहब, आप ज़री माहिर हैं, आप बताएंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, फसल काश्त हो चुकी है, उसकी क्या सूरत हाल है, कौन सी वैरायटी आप समझते हैं किसानों को, और देखभाल किस तरह हमारे किसान भाई करें ताकि पैदावार में इजाफा हो सके। प्रोग्राम तरतीब दिया है क्योंकि इस वक्त जो हमारा पंजाब है इसके अंदर जो राइस की कल्टीवेशन है वो आलमोस्ट शिफ्टिंग के करीब है। और अभी जो थोड़ा सा स्नैरियो है वो थोड़ा डिफरेंट हो गया है क्रॉप्स का पाकिस्तान में। जब से जैसे भाई बात कर रहे थे कि काटन जो है वो थोड़ी पीछे हुई है, बैक स्टेप पे हुई है, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, उस पर हम बात नहीं करेंगे अभी क्योंकि राइस के हवाले से है। तो अभी पाकिस्तान में जो काटन की क्रॉप्स है, अपना राइस की जो क्रॉप है, ये हम 2 फसलें ले रहे हैं अब।
अच्छा, साल में 2 हाँ, फसलें? 2 फसलें इसकी जो है वो पॉसिबल हो चुकी हैं और लोग ले रहे हैं पिछले 2-3 सालों से गंदम अच्छा के। नवीर साहब, ये आप थोड़ी सी वजाहत कर दें, जहाँ हम 2 फसलें राइस की ले रहे हैं वहाँ हम गंदम भी काश्त करते हैं? जी, वहाँ पे हम गंदम भी काश्त करते हैं। इस तरीके से ये है कि हमारा जो फार्मर है वो थोड़ा सा जो है वो फॉरवर्ड हो रहा है। उसके लिए देखा है कि पहले साल के अंदर सिर्फ 2 फसलें थीं, एक हम गंदम ले रहे थे, दूसरी या कपास थी या धान था हमारे पास, या हमारे पास एक शुगर केन है। लेकिन अभी जब राइस इन हुआ है और राइस के अंदर स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो हाइब्रिड की अगर मैं बात करूँ, जो है वो हाइब्रिड जो है वो हम गंदम के फौरी बाद फार्मर्स जो हैं उसको शिफ्ट करते हैं खेत के अंदर अप्रैल के एंड में या मई के स्टार्ट में, और वो जो है आपका 90 दिन में 100 दिन में पक्के तैयार हो जाता है। और अगस्त के अंदर जब उसकी हार्वेस्टिंग होगी तो आप अगस्त के अंदर ही उसी फसल के ऊपर दूसरी फसल लगा देंगे आप। वो भी हाइब्रिड लगाएंगे? नहीं, उसमें आप जो है अपना बासमती वैरायटी लगा सकते हैं, आप उसमें जो है अपना 1509 लगा सकते हैं। हाइब्रिड नहीं लगा सकते? नहीं, उसमें हाइब्रिड जो है फिर आप चेंज कर देंगे उसको, वैरायटी को। फिर इसके अलावा आप वहाँ पे मक्की लगा सकते हैं, मतलब आपके पास ये भी ऑप्शन मौजूद है। अगर आप राइस दोबारा नहीं लगाना चाहते तो आप वहाँ मक्की भी लगा वहाँ सकते पे हैं। आप अगस्त के अंदर मक्की भी 90 दिन की फसल है? मक्की भी 90 दिन के अंदर 85 दिन के अंदर साइलेज के लिए और पैदावार में 90 से 100 दिन के लिए तैयार हो जाएगी, और उसके ऊपर आप दोबारा फिर जाके जो हाँ गंदम की जो है वीट की जो सोइंग है वो आप इजीली कर सकते हैं नवंबर दिसंबर के अंदर। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, आप समझते हैं जो शिफ्टिंग हो रही है, इस वक्त कौन सी वैरायटी काश्त की हुई है, और इस वक्त हमारे किसान भाइयों को किस हवाले से ज़्यादा कॉन्शियस होना चाहिए, क्योंकि पैदावार बढ़ाने में छोटी छोटी चीज़ों पर भी बड़ी गहरी नज़र रखनी पड़ती है? बिल्कुल ऐसे अगर हम इस हवाले से बात करेंगे, इस टाइम जब एक फार्मर है उसने अपनी पनीरी जो है नर्सरी वो उसने तैयार की और अब उसको आगे वो शिफ्टिंग के मरहले की तरफ लेके जा रहा है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारा जो फार्मर है वहाँ पे ज़्यादातर हमारा ट्रेंड ये है कि हम लोग जो पनीरी है उसकी जो एज है हम वही ज़्यादा कर लेते हैं। आमतौर पे जो है वो हम जो है 35 दिन की 40 दिन की जो पनीरी है वो खेत में शिफ्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी टिलरिंग है, जो पौधे ने झाड़ बनाना होता है खेत में जाके, उसकी जो रेशो है वो कम हो जाती है। ठीक है। इसलिए जैसे ही आपकी पनीरी जो है वो 28 से 30 दिन की हो जाए, वो जो आपका पौधा है वो तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, आप उसको खेत में शिफ्ट कर दें। और जब आप उसको खेत में शिफ्ट करें तो कोशिश करेंगे आप अपना उस वक्त जो है उसको पानी के अंदर डिप करके रखें पनीरी को, ताकि गर्मी आजकल ज़्यादा है। जी बिल्कुल ठीक। जब आप उसकी शिफ्टिंग करवा रहे हैं पनीरी की, तो आपने जो पौधों की तादाद है एकड़ के अंदर वो पूरी रखनी है। ठीक है, क्योंकि अगर नंबर ऑफ प्लांट आमतौर पे पाकिस्तान में ट्रेंड ज़्यादा ये है कि हम लोग लेबर के थ्रू जो है पौधों की शिफ्टिंग करवाते हैं, पनीरी शिफ्ट करवाते हैं, जिसके अंदर आमतौर पे ये होता है कि हमारे जो नंबर ऑफ प्लांट्स हैं वो पूरे नहीं होते, वो कम होते हैं, तो उससे हमारी पैदावार भी कम हो जाती है। कम आ जाती है। सिंपल सी बात है, जब आपके नंबर ऑफ प्लांट्स ही पूरे नहीं होंगे खेत में तो आपकी पैदावार कभी भी अच्छी नहीं आ सकती। तो एक जो वैसे स्टैंडर्ड है, या मतलब आप उसको कह सकते हैं कि जिससे हम एक अच्छी पैदावार ले सकते हैं, उसके लिए आपके एक एकड़ में तकरीबन 1,60,000 65,000 पौधे होने चाहिए, जिससे 1.5 लाख से ऊपर कम से कम 1.5 लाख से ऊपर एटलीस्ट। ठीक है, दूसरा जो यहाँ पे हम देखेंगे लेबर जिस तरीके से मतलब नहीं लगा सकती, बड़े बड़े फील्ड्स हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर्स जो है हमारे, अब वो थोड़ा सा शिफ्ट हो रहे हैं मशीनरी के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर वो शिफ्ट हो रहे हैं। अब देखें, अब राइस ट्रांसप्लांटर जो है वो मौजूद हैं, और वो हुकूमत ने पिछले साल भी इसके ऊपर कुछ सब्सिडी दी थी। और मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा, बल्कि ये कहना भी चाहूँगा कि हुकूमत को, जो हमारा ये जनूबी पंजाब है, यहाँ पे भी अब धान की जो काश्त है वो काफ़ी ज़्यादा है। सिर्फ हाफजाबाद, गुजरांवाला या सियालकोट के अलावा यहाँ पे भी बात बड़ी अहम है, क्योंकि जो चावल की पॉलिसी बनती है वो अपर पंजाब के लिए बनती है, गंदम और कपास की पॉलिसी जो है वो साउथ पंजाब। बिल्कुल ऐसे। ठीक है आपकी बात। तो ये शिफ्ट हो गई है, इधर शिफ्ट हो रही है, तो हम भी वहाँ पे शेयर ले रहे हैं, जनूबी पंजाब के लोग भी। और ना ऐसे चलें, उस रेशो से आप ना दें, लेकिन उससे निस्बत 50% कर लें, 40% कर लें, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ मशीनरी की मद में कोई सब्सिडी, कोई ऐसी चीजें चाहिए उनके साथ। मतलब तकीर साहब, आप तरक्की पसंद काश्तकार हैं, क्या काश्त किया हुआ है, कौन सी वैरायटी काश्त की हुई है, कितने एकड़ आपके पास इस वक्त राइस काश्त है? मेरे पास 20 एकड़ चावल काश्त है, तो उससे हम बेहतर मुनाफा हासिल कर रहे हैं। ये पिछले 8-10 साल पहले हमारे यहाँ कपास की फसल ज़्यादा बीमारी लगने की वजह से कपास यहाँ से शिफ्ट हो गई है, तो चावल लगाने से हमें बेहतरीन मुनाफा मिला, तो हम उसकी तरफ आ गए। अब हम चावल लगाते हैं तो एक तो वो अर्ली तैयार हो जाती है, मैक्सिमम 90 दिन। अच्छा, कौन सी वैरायटी आपके पास काश्त है इस वक्त? हमारे पास काश्त है सुपर फाइन। सुपर फाइन 20 एकड़ आपने सुपर फाइन काश्त की है जी। तो कितनी पैदावार मुतवक्की है? पिछले साल कितनी ली थी? ये पिछले 8-10 साल से कम 50 मन, ज़्यादा से ज़्यादा 70 मन तक, और एवरेज 60-62 ले रहे हैं। अच्छा, ले रहे हैं पिछले 4-5 साल से 60-62। अच्छा, आप समझते हैं कपास की फसल से ये ज़्यादा आसान फसल है और ज़्यादा मुनाफा है? इसमें आसान इसलिए हो गई है ना कि इसमें बीमारी हमला कम है। कपास, हमारा मुल्तान का इलाका सब्जियों का इलाका है, तो उससे कपास के ऊपर बीमारी ज़्यादा लग जाती थी, मक्खी का हमला वो जाने का नाम ही नहीं लेता था। नहीं, चावल में अब आप समझते हैं कि आप मुतमईन हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह चावल की फसल बेहतरीन है। 6 माह में 2 चावल ले लेते हैं। पहले हम सुपर फाइन काश्त करते हैं, उसमें अच्छी पैदावार हासिल कर लेते हैं।
उसके बाद फ़ौरन ही हम वहाँ पे सुपर बासमती काश्त कर देते हैं। ठीक है। वो भी 3 महीने 10 दिन, मैक्सिमम 100 दिन में वो तैयार हो जाती है। उसके बाद उसी ज़मीन में गंदम आ जाती है। अच्छा, आप गंदम में काश्त करते हैं 2 दफ़ा चावल, साल जी। में 3 फसलें ले रहे हैं? 3 फसलें ले रहे हैं, आसानी से ले रहे हैं। अच्छा, तो इसमें आपको मार्केटिंग का तो कोई मसला नहीं होता, जैसे कपास या गंदम में पहले ये होता था। मसले तो हैं, लेकिन कुछ ना कुछ मुनाफा है। मसले हैं, जब चावल किसान के पास होता है ना, धान, तो उसका रेट कम होता है। उसके महीने बाद 40 दिन बाद जैसे आगे जाता है तो वहाँ फिर जाके रेट बढ़ता है। ये तो इसके ऊपर तो वो अभी तक खत्म नहीं हुआ, आप समझते हैं? नहीं अच्छा नवीद साहब, आप बताएं, आप जरी माहिर हैं, ये जिस तरह बता रहे हैं कि ये 2 फसलें चावल की ले रहे हैं और गंदम की ले रहे हैं, कौन सा टाइम बेहतरीन है जो काश्त का आप समझते हैं जिसमें बेहतर पैदावार आ सकती है? हमारा जो पाकिस्तान है, यहाँ पे जो ज़्यादा काश्त है इसकी धान की, या पंजाब में है या सिंध में है। तो सिंध के अंदर जो है वहाँ पे तो लोग मार्च के अंदर भी जो धान की काश्त है वो स्टार्ट कर देते हैं। और पंजाब के अंदर भी जैसे हमारा साहिवाल है, पाकपतन है, उकाड़ा है, जब वो आलू की उसको उखाड़ते हैं तो आलू के ऊपर जो हमारे कुछ फार्मर हैं वहीं पे वो जो है अपना धान की जो फसल है वो लगा देते हैं। एक तो आप उस टाइम भी लगा सकते हैं इसको, बिफोर सीज़न जो है। और इसके अलावा जो बेहतरीन इसका जो टाइम है, अगर मैं मौसमी काश्त की बात करूं, जैसा कि अब हम लगा रहे हैं चावल, तो इसमें जो इसकी अपना शिफ्टिंग है अपना पनीरी की, ये आपको जो है वो 20 जुलाई 15 जुलाई से आप इसको खेत के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। और इसकी जो आप पनीरी की काश्त है ये आप जून में कर लें, 10 जून से 15 जून से आप इसकी पनीरी लगा लें। 28 दिन की 30 दिन की आप जो पनीरी है, जब उसको आप खेत में शिफ्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप 10 जो है अपना जुलाई या 15 जुलाई या मैक्सिमम 20 जुलाई से आप इसकी जो शिफ्टिंग है जब खेत में स्टार्ट करेंगे तो ये बेहतरीन टाइम है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें फिर जब आप कहते हैं ये बेहतरीन टाइम है, इसमें जिस तरह हम दूसरी फसलों के बारे में माहिरीन कहते हैं कि जड़ी बूटियाँ बड़ा नुकसान करती हैं जी। और कुछ माहिरीन तो ये भी कहते हैं कि तमाम तर फसलों में जड़ी बूटी अपना 40% तक नुकसान करती है। तो इसमें भी कोई किसानों को आप बताते हैं कि किस तरह आप जड़ी बूटी से बचाओ अपना तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं? बिल्कुल, इसमें जो आप बात कर रहे हैं जड़ी बूटियों की, वीड्स की आप बात कर रहे हैं, ये एक पैदावार के अंदर बहुत बड़ा इशू है। और मैं ख़ास तौर पे अगर बात करूं राइस के हवाले से, तो राइस में अब जो डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल हो रही हैं सोइंग की, जिसके अंदर डायरेक्ट सीडिंग है, मतलब आप छट्टा के थ्रू भी लगाते हैं, मशीन के थ्रू लगाते हैं, या आप पनीरी के थ्रू लगाते हैं, आप जिस तरीके से भी चावल लगा रहे हैं उसमें जड़ी बूटी तो डेफिनेटली होती है। अब उसको जड़ी बूटी को कंट्रोल करने के जो हैं वो 2 तरीके हैं, 2 मेथड हैं। पहला मेथड ये है कि आप उसको प्री इमरजेंस, मतलब उगने से पहले ही आप उसको कंट्रोल कर लें। मार्केट के अंदर ऐसे प्रोडक्ट या ऐसे केमिकल मौजूद हैं, अगर आप उसको पनीरी शिफ्ट करने के बाद 2 से 3 दिन के अंदर अंदर खड़े पानी में अगर आप उनको इस्तेमाल कर लें तो उससे यह है कि आपकी जड़ी बूटी की जर्मिनेशन ही नहीं होती। अच्छा, सिरे से काम होगी नहीं? बिल्कुल नहीं होगी, मतलब जो नई जर्मिनेशन है, जो नया उगा हुआ है जड़ी बूटी का, वो उससे नहीं होगा और आपका जो खेत है वो उससे बिल्कुल जड़ी बूटी से साफ रहेगा। ठीक है। अगर खुदा ना खास्ता कोई बंदे या जैसे मिस हो जाते हैं या लेट हो जाते हैं, किसी फार्मर ने अगर इसको नहीं किया और उसके खेत के अंदर अगर जड़ी बूटी मौजूद है, उग गई है, उसकी जर्मिनेशन मुकम्मल हो गई है, तो इसमें उसको लेट नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो फिर वो क्या करे? अगर उसको जब उसकी जर्मिनेशन हो जाए जड़ी बूटी की, जब आपकी फसल की उम्र 18, 20, 22 दिन हो, उस वक्त अगर आप जड़ी बूटी को चेक करना चाहें तो 3-4 पत्तों के ऊपर जड़ी बूटी होगी। अच्छा। अगर आप फील्ड में चेक तो करें उसके तदारुक के लिए क्या? उसके तदारुक के लिए भी जो है वो अपना केमिकल मार्केट के अंदर मौजूद हैं, आप उनको स्प्रे कर सकते हैं। जितनी जल्दी इसको कंट्रोल कर लें वो ज्यादा बेहतर है। जितना लेट होंगे फिर मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि जमीन की तैयारी में कोई ऐसा केमिकल दो? बाज फसलों में ये भी लोग करते हैं कि जमीन की तैयारी में कुछ इस्तेमाल करके ताकि जड़ी बूटी हो ही ना। नहीं, ऐसा अभी ऐसा हम कोई भी प्रोडक्ट ना यूज कर रहे हैं और ना हमने अभी कोई करवाया है। हाँ, ये है कि अगर आप पानी की मैनेजमेंट जरा बेहतर कर लें अपनी क्रॉप के अंदर, अगर आपका पानी जो है वो मुसलसल वहाँ पे 20-25 दिन खड़ा रहे तो उससे भी जो जड़ी बूटी है उसके अंदर खात्मा हो जाता है। शाह जी, आप की तरफ में आऊँगा। जिस तरह नवीद साहब कह रहे हैं कि पानी हर वक्त खड़ा रहे, मुल्क में पानी की बड़ी शॉर्टेज है और हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि पानी पूरा हो, तो ये क्या आप समझते हैं कि इसके जो हमारी दूसरी फसलें हैं उन पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे? क्योंकि चावल को तो पानी ज़्यादा चाहिए। साउथ पंजाब बुनियादी तौर पे कॉटन का एरिया है और मजबूरी में काश्तकार लगा रहे हैं। और ये जिस तो आपने सुना है कि कपास में नुकसान हो रहा है, तो फिर नुकसान हो रहा है इसलिए लगा रहे हैं। और कुछ अप्रूवल भी नहीं है जो यहाँ पर लग रही हैं साउथ पंजाब में, काफ़ी सारी चीज़ जो सीड लग रहे हैं इसके। अब वैराइटीज की बात कर रहे हैं, पैसी जो गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, तो वो भी लग रही है यहाँ पे। तो 3-4 साल के बाद आप देखेंगे यहाँ पर धान की जो फसल है वो कम होना शुरू हो जाएगी। कम होना शुरू? बिल्कुल कम होना शुरू। उसकी वजह क्या? पानी या कुछ और? सीड अच्छे आ रहे हैं कॉटन के, फ्यूचर में वो लोग लगाएंगे। और पानी सबसे बड़ा इशू है क्योंकि आप भी वसाइल आपके सामने हमारे कम से कम सुकड़ते जा रहे हैं। और दूसरी आप ये देखें कि हम हमारा जो फोकस होना चाहिए ना वो बनास्पति पे होना चाहिए। हमारे जो 40 लाख टन बाहर जाता है उसमें सिर्फ 5 लाख टन बनास्पति है
और हमें प्रॉफिट ज़्यादा बनास्पति से होता है। जो बाकी हम देते हैं उनमें हमारे एक्सपोर्टर को इतना नहीं है, ना काश्तकार को इतने। अगर बनास्पति ये बनाएंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आएंगे हमारे पास, ज़र मुबादला बढ़ेगा हमारे पास। उसके लिए हमें चाहिए कि हम बनास्पति के ऊपर फोकस करें। अब देखें लाहौर के साथ जो शहर बनाया जा रहा है वो तकरीबन 50 से 60 हज़ार एकड़ रकबा जो है वो रिवायती बनास्पति का है। और बनास्पति जो हमारा खुशबू वाला और बड़ा आला चावल है वो होता उस दरियाई इलाके में जहाँ से हिमालय से ऊपर से जो पानी आता है, जो मट्टी लेके आता है, उसकी उस खास मट्टी से उसकी खुशबू डेवलप होती है। ठीक है ना। तो वो हमारा इलाका जो है हम उसको ज़ाया कर रहे हैं, उस इलाके को जो हम एक नया शहर बनाना चाह रहे हैं। इसके ऊपर भी हुकूमत को चाहिए कि सोचे और बनास्पति के ऊपर हमें थोड़ा सा ना फोकस करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करें। ज़्यादा प्रॉफिट है। देखिए किसान को तो प्रॉफिट चाहिए, तो वो अगर प्रॉफिट ज़्यादा मिलता तो जिस तरह ये तोकीर साहब कह रहे हैं हमने कपास छोड़ के चावल की तरफ है तो प्रॉफिट की वजह से है। अगर इनको बासमती में ज़्यादा प्रॉफिट इतना नहीं है सर, लेकिन सेफ है। अगर बासमती है इनको बासमती में प्रॉफिट ज़्यादा होता तो ये वो काश्त करते। जो मुनाफा है वो इसमें ये है कि आपकी बचत हो जाती है, यानी कि हैंड टू माउथ आप रहते हैं काश्तकारी इलाका। साउथ पंजाब की बात कर रहा हूँ। जबकि जो अपर पंजाब के काश्तकार हैं वो माशाल्लाह धान में बड़े अच्छे पैसे कमाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे रेट जो उनसे है ना वो इतने मज़े के नहीं मिलते। ये काश्तकार बैठे हैं मेरे भाई, आपको बताएंगे कि जब ये बेचने जाते हैं तो इनको कोई इतने मज़े के रेट नहीं मिलते जो हाफजाबाद के चावल को मिलते हैं, जो सियालकोट को मिलते हैं, जो मंडी बाबुद्दीन को मिलते हैं। क्वालिटी का कोई होगा। जी, क्वालिटी इशू है। जी, क्वालिटी इशू है। सारी बात है। जो कपास हमारी है वो अपर पंजाबी कपास का तो ये था ना, कपास तबाह हो जाती थी, वो तो रहती नहीं थी, तो इस वजह से ये उस पे धान पे आए हैं। तो जब ये नबील साहब आप क्या समझते हैं कि सबसे अच्छी वैरायटी कौन सी है जिससे किसान को ज्यादा फायदा होगा? जी, अगर हम प्रॉफिट वाइज प्रोडक्शन के हवाले से अगर हम देखें तो लास्ट ईयर तो जो अपना हाइब्रिड था उसने फार्मर को काफ़ी अच्छे पैसे दिए हैं। क्योंकि जब वो फील्ड के अंदर आया 1400 रुपया उसका रेट था और उसकी जो प्रोडक्शन है वो भी 120-25 मन तक फार्मर लेता है 1 एकड़ से। ये बताएं, हमारे नाजरीन को भी बताएं, कोई ऐसी वैरायटी नहीं है जो पानी कम लेती हो? जिस तरह कपास की वैरायटी थी कम से कम पानी वाली हो गई, गंदम की बहुत सारी वैरायटीज ऐसी हैं जो कम पानी पे जो है वो तैयार हो जाती हैं। चावल की ऐसी कोई वैरायटी नहीं है? जी, फिलहाल तो अगर हम अपने इस इलाके के हवाले से बात करें तो चावल जो है वो आपको पता है होता ही पानी के अंदर है और पानी उसकी बेसिक नीड है। नहीं, पानी को कम हो जाए। हाँ, लेकिन उसमें यह है कि डिफरेंट टेक्निक्स हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभी जो है वो बेड सोइंग, बेड्स के ऊपर जो चावल की काश्त है वो भी पॉसिबल हो चुकी है और आप बेड्स के ऊपर चावल लगाते हैं और खेल के अंदर पानी रहता है। ठीक है। तो उसमें जो पानी की कंजप्शन है वो थोड़ी है, हाँ, कम है एज कम्पेयर टू जो हमारी रिवायती काश्तकारी है उसकी निस्बत वहाँ पे जो अपना पानी की खपत है वो थोड़ी है। तो उसकी कोई पैदावार में तो कोई फ़र्क नहीं है? नहीं, ऐसा कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि वो थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है तो इसलिए अभी उसको अडाप्ट करते हुए फार्मर थोड़ा सा हिचकिचाते भी हैं, डरते भी हैं। लेकिन ये है कि टेक्निक्स अब आ रही हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ फार्मर जो है वो ऐसा ऐसा शिफ्ट हो रहा है। अच्छा, दूसरा ये भी बताएं, क्योंकि आप माहिरीन हैं और चावल को तीनों बैठे हुए हैं, इसमें कपास की तरह बीमारियों का हमला होता है, ये कम होता है या नहीं होता? अच्छा, राइस के अंदर ऐसे है कि जो बीमारी है, जो डिजीज़ है, इसका भी अटैक है राइस के अंदर। इसके अलावा जो इंसेक्ट हैं उसका भी अटैक होता है। अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो राइस के अंदर जो सबसे मेन चीज़ है इंसेक्ट के हवाले से वो है जी अपना तने की सुंडी। ठीक है। जो तने की सुंडी है, जो इसका बोरर जो इसको अटैक करता है वो तने को नीचे से खाता है, जिसकी वजह से पौधे जो हैं वो सूख जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो उसका कंट्रोल अगर टाइमली किया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी पैदावार बढ़ सकती है। पॉसिबल है कंट्रोल, पॉसिबल है, यस। जिम्मेदार इसको कंट्रोल करते हैं। मौजूद है, आप समझते हैं, केमिस्ट्री मौजूद है, बहुत सारे मतलब दानेदार मार्केट में इस टाइम मौजूद हैं, दानेदार जो जहरें हैं। अगर आप उसको टाइमली इस्तेमाल करें और पहली एप्लीकेशन आप उसकी करें 22 से 25 दिन के अंदर, आप पहली दानेदार डालें और फिर 20 दिन बाद आप 45 दिन के अंदर दूसरी दानेदार डालें, तो इससे जो आपकी ये तने वाली सुंडी है जिसकी वजह से हमारे इसका खात्मा मुमकिन है। इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पत्ता लपेट सुंडी एक ऐसा कीड़ा है जो कि धान की फसल के अंदर आता है और पत्ते को वो जोड़ के उसके अंदर से खुराक उसकी सारी हासिल करता है। उसको भी हम स्प्रे के थ्रू मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और बाकी जो है अगर मैं डिजीज़ की बात करूं, बीमारियों की बात करूं, तो धान के ऊपर जो है वो 2 तरह की बीमारियां हमलावर होती हैं। एक तो है जरासीमी झुलसाओ जिसको हम बोलते हैं BLB, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। ये जो है आमतौर के ऊपर जब फसल के अंदर आता है गर्म और खुश्क मौसम के अंदर, जब क्लाउडी वेदर होता है तो या मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो तो जो हमारी धान की जो अपना पौधा है वो नुक्कर से टिप से जो है वो सूखना स्टार्ट करेगा और नीचे की तरफ वो बीमारी बढ़ती चली जाएगी और उससे पौधा हमारा खुश्क हो जाएगा और ये पैचेस के अंदर आती है। इसको कंट्रोल करने के लिए आप कॉपर बेस कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे ये कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा अगर मैं फंगल डिजीज़ की बात करूं जो फंगस की वजह से फैलती हैं, जब हवा के अंदर नमी का जो तनासुब है वो बढ़ जाता है और जब बारिशें हमारे पास ज़्यादा होती हैं तो उसके अंदर जो हमारे पास बीमारियां हैं उसके अंदर आमतौर पे ब्राउन लीफ स्पॉट,
छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं पत्तों के ऊपर। ठीक है। इसके अलावा जो है अपना वो ब्लास्ट, भपका ब्लास्ट जो है वो अटैक करता है, नेक ब्लास्ट है, और दाने के ऊपर भी सम टाइम निशान बन जाते हैं बीमारी की वजह से, जिसकी वजह से उसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब होती है। उस हवाले से मैं अपने जो काश्तकार हैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो 2 इसके स्प्रे हैं और हिफाजती स्प्रे, ये आप अगर टाइमली मैनेज करें तो आपकी जो फसल है इससे इसकी प्रोडक्शन भी बढ़ सकती है और इसकी जो क्वालिटी है वो भी बेहतर हो सकती है। अच्छा, इससे क्वालिटी खराब होने के भी खदशात मौजूद हैं? डेफिनेटली जब आपका दाना जो है वो डिस्कलर हो जाएगा, उसके ऊपर दाग होंगे, तो उसका ना कोई अच्छा रेट मिलेगा और ना आप उसको आप बाहर एक्सपोर्ट कर सकते नहीं हैं। कर सकते। सबसे बड़ा नुकसान ये होता है मलिक तो कि सब आप क्या करते हैं, जिस तरह बता रहे हैं कि बहुत सारी बीमारियां भी हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़ों का हमला भी होता है, तो आप क्या समझते हैं उसको आप बेहतरीन तरीके से मैनेज कर पाते हैं? ये भाई सही बता रहे थे कि जब बीमारी हमला आवर हो जाती है उसके बाद अगर हम दानेदार जहर लगाएंगे तो हमला जो कर गई है कि वो नुकसान कर जाती है। हम ऐसे करते हैं कि उसको पहले चलते हैं कि एक जो 25 दिन में अगर दानेदार जहर डालें तो हम उसको 20-18 दिन में डाल देते हैं ताकि बीमारी का हमला ना हो। उससे पहले हमारा चावल बच जाए बीमारी से, उसको दानेदार जहर डाल देते हैं। हमारे साथ जो तरक्की पसंद ज़्यादा काश्त है वो 3 दानेदार जहर डाल रहे हैं। अच्छा, 18 से 20 दिन, 35 से 40 दिन, ठीक है, फिर ऐसे 50-55 दिन में 3 डाल के उसको बीमारी से महफूज रखते हैं। जैसे भाई बता रहे थे मौसम के लिहाज से हम उसको मुँह साड़ी बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। मुँह साड़ी जब लगती है तो उसको थोड़ा सा निशान कहीं एक जगह भी नज़र आ जाए तो उसको हम एहतियाती स्प्रे कर देते हैं। अच्छा, ताकि वो बढ़े ना, वो पत्ते की खुराक ज़ाया कर देती है, पौधा वो कमज़ोर रह जाता है। जैसे भाई बता रहे थे कि दाने के ऊपर जो निशानात आते हैं तो वो फिर मार्केट में बिकता नहीं है, उसका 50-100 रुपये रेट कम मिलता है। अगर उसकी हम 2 स्प्रे कर देंगे तो वो चावल साफ़ होगा, शाइनिंग होगी, तो वो मार्केट में बिकेगा। 100 रुपये रेट भी आपको ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, ये ज़्यादा बता मलिक साहब, आपने कभी एक्सपोर्ट करने की खुद कोशिश नहीं की? काश्तकार पहले इतना पिसा हुआ है तो क्या एक्सपोर्ट सोचेगा, तो वो तो वहीं से बस इतना पीछे फसल काश्त करनी होती है। मिल के कोई काश्तकार होगा, जैसे यूनिट होता है 5-10 काश्तकार मिल के खुद एक्सपोर्ट करें ताकि ज़्यादा पैसे कमाएं, जो मिडल मैन कमाते हैं वो आप खुद कमाएं। ये फिर सोचेंगे, अभी तो नहीं सोचा, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। शादी ऐसा मुमकिन है कि 8-10 काश्तकार मिल के, छोटे छोटे काश्तकार मिल के खुद अपने चावल एक्सपोर्ट करें ताकि ज़्यादा पैसा कमाएं? बिल्कुल करते हैं, दुनिया में फिलिपाइन में ऐसे होता है। नहीं, पाकिस्तान में भी ऐसा होता होगा, पाकिस्तान में ऐसा क्योंकि होता अपर नहीं है। पंजाब जरूर होता होगा क्योंकि वहाँ काश्तकार बड़े अग्रेसिव हैं और उनकी पैदावार बड़ी अच्छी आती है, थोड़े रकबे वाले भी ज़्यादा खुशहाल हैं। अपर पंजाब में ऐसे समझ लें कि जो 20% काश्तकार हैं वो एक्सपोर्टर ही हैं। वो अच्छा, अपनी भी एक्सपोर्ट करते हैं, लोगों से लेके भी एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा, तो अपर पंजाब की तो क्योंकि उधर की एक्सपोर्ट क्वालिटी हैं, तो इधर हमारे पास एक चीज़ अभी ये जो स्प्रे का बता रहे हैं, अभी ये जो हम स्प्रे कर रहे हैं ये अभी जो इंटरनेशनल जो मेयार है उससे अभी नीचे है। अगर हम थोड़ा सा स्प्रे बढ़ाएंगे तो ये हमारी एक्सपोर्ट रुक जाएगी, क्योंकि कई ममालिक के यूरोपीय यूनियन ने एक्सपोर्ट बैन की हुई है चावल की, इस वजह से कि उन्होंने अपनी स्प्रे बढ़ाई है उसके ऊपर, चावल के ऊपर। तो हमें सर जी रिवायती तौर पे जो हमारे इलाके हैं चावल का, अगर हम वहाँ से ज़्यादा बेहतर चावल लेंगे और एक्सपोर्ट करने में कामयाब होंगे तो हम इसको 7-8 अरब डॉलर तक ले केमिकल जाएंगे। इस्तेमाल किए आप चावल की पैदावार ले। जितनी नेचुरल है, अब सारी दुनिया उस पर जा रही है ना, नेचुरल चीज़ के ऊपर जा रही है। वो कहते हैं स्प्रे ना हो, ऑर्गेनिक। ठीक है, जी सर। तो आप क्या समझते हैं ये जो पुराना चावल है इसकी कीमत यहाँ ज़्यादा होती है, पाकिस्तानी काश्तकार क्या करें, इनको स्टॉक करें, स्टॉक करने का क्या है, कोई है इनके पास? पाकिस्तानी काश्तकार स्टॉक करते हैं सर। अच्छा। हाफिजाबाद में तकरीबन स्टॉक होता है। अगर आप अभी भी हाफिजाबाद से लेंगे आपको 4 साल पुराना भी मिल जाएगा, 2 साल पुराना भी मिल जाएगा। नहीं, काश्तकार स्टॉक जी, काश्तकार के पास से मिलेगा, काश्तकार के पास से मिलेगा आपको, आड़ती के पास से भी मिलेगा। 30% अपर पंजाब में 30 to 40% काश्तकार स्टॉक करता है, 60% उधर जो है ना वो मिडिल मैन स्टॉक करता है जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना अर्सा आप स्टॉक करें तो आप समझते हैं कि क्वालिटी बेहतर हो सकती है? 1 साल तो कम से कम, एक साल तो लाजमी। नबी साहब, आप क्या समझते हैं किसान खुद स्टोर करके इसकी क्वालिटी बेहतर कर सकता है? जी, हमारे जो कुछ फार्मर्स हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर जो लार्ज ग्रोवर हैं, वो जीन्स को रखते हैं अपने पास, ठीक है, और जब उसका रेट बेहतर होता है फिर उसको वो सेल आउट करते हैं और उससे वो अच्छा मुनाफा कमाते हैं। लेकिन तो उसके स्टोरेज का प्रॉपर तरीका क्या है? इसके लिए स्टोर कोई स्पेशल बनते हैं या आम जिस तरह हम घरों में रख लेते हैं इसी तरह रख लेते जी, हैं? उसको स्टोर करने के लिए सबसे पहले तो ये है कि जहाँ पे आप उसको स्टोर कर रहे हैं वो जो जगह है प्रॉपर साफ़ सुथरी, और इसके अलावा जब आप उसको स्टोर करना चाहें तो उसका जो मॉइस्चर लेवल है ख़ास तौर पे राइस का, जो आप उसको स्टोर करना चाहें वो 10 से अगर 12 के दरमियान हो तो आप उसको स्टोर कर सकते इसको हैं। ड्राई करके आप समझते रखें? जी जी, उसको सुखा के आप खुश करके फिर आप उसको स्टोर करें तो आप उससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जैसे रेट ऊपर जाता है तो आप उसको सेल आउट करके
अच्छा बेनिफिट ले सकते अच्छा शाह जी, इसके बाय प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं चावल के? सर काफ़ी सारे हैं मसलन क्या इसमें क्या मतलब जो यही लोकली हम बना के उसको भी एक्सपोर्ट करें, ताकि जिस तरह आप पहले बता रहे थे सर, वो कि ज़्यादा से 21 ज़्यादा मुनाफा। 22 हैं वैल्यू एडेड, इसकी एशिया बन सकती हैं। अच्छा, तो मुख्तलिफ वो चीज़ें इस पर बनती भी हैं। कहीं पाकिस्तान में काम हो ये रहा है? नाश्ते के लिए मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं जो ड्राई होती हैं। काफ़ी राइस से तो बहुत चीज़ें नहीं, बनती पाकिस्तान में इस पर भी कोई हैं। कहीं काम हो रहा पाकिस्तान में बहुत कम है, लेकिन अब आप ये देखें कई ऐसे ममालिक हैं जो राइस पैदा नहीं करते, लेकिन वहाँ से हमारे पास अपने हम देखते हैं स्टोर्स के ऊपर चीज़ें मौजूद होती हैं राइस की। है? नबी साहब, ये किस किस चीज़ में इस्तेमाल हो सकता है चावल? जी। राइस की अगर मैं बात करूं तो अभी ये बेकरी आइटम्स में इस्तेमाल हो अच्छा, रहा है। ये बिस्किट जी, वगैरह जी, हमारे जी, सारे, बिल्कुल ठीक ऐसे है। इसके अलावा ये जो बेबी फूड्स हैं ठीक है। इसमें इस्तेमाल हो रहा है। दूध की जो मतलब करते हैं वो अपना उसमें भी इस्तेमाल होता है। बाकी ये अभी जैसे आपकी पोल्ट्री इंडस्ट्री बढ़ रही है हाँ, तो इसको जो है वो लोग वहाँ पे भी एज ए उसकी फीड के तौर पे, फीड के अंदर जी, फिश में भी इस्तेमाल कर रहे हैं इसको लोग। फीड को, हाँ, फीड ये बना के। चावल को बिल्कुल फीड के अंदर इसको लेकिन वो इस्तेमाल तो कर आपकी रहे जो लो क्वालिटी चावल होगा वो जाता हैं। होगा। बिल्कुल। अच्छा, तो उससे ये है कि चलो कुछ ना कुछ तो उसका शेयर जो है वो वहाँ पे जा रहा है। इसके अलावा अगर मैं इसकी रेजिडुअल की बात करूँ क्रॉप की, तो वो अपना गत्ता जो इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री जो हमारी है, वहाँ पे भी जो इसके मतलब पौधे की बाकियात हैं उसको हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम गत्ता बना रहे हैं, पेपर बना रहे हैं। अच्छा, तो ये पराली सारी- भी आप समझते हैं वो भी इसका फायदा देती किसान? जी। इसके ऊपर अभी जो है वो हमारी जो अपना फूड का डिपार्टमेंट है इसको अभी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि फार्मर को अभी ना तो वैल्यू एडिशन का इतना पता है और ना हमारी कोई इंडस्ट्री इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रही है। लेकिन अगर इसके ऊपर गवर्नमेंट थोड़ा सा उसको एजुकेट करे तो यहाँ से हम काफ़ी चीज़ें बना के इसको बाहर जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है जो एक्सपोर्ट हम करते हैं, उसका क्या है? हमारी खुशबू से उनको पसंद है या न्यूट्रिशन वैल्यू ऐसी है, क्यों लोग इसको बाहर, डिमांड क्या है इसकी? जी। अगर इसमें पहली बात तो सबसे पहले ये है कि वो ज़ुबान को जिसका टेस्ट अगर हम बात करें तो वो बहुत अच्छा है। बाकी अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें विटामिन्स जो हैं, इसके अलावा कैल्शियम जो है वो हमारे जो राइस है ख़ासतौर पे बासमती की अगर हम बात करें, और जिन एरियाज़ की भाई बात कर रहे थे वहाँ पे तो चावल का जो कन है, जो उसका एक खुशबू है, इसकी जो फ्रेगरेंस है वही ऐसी है कि मतलब वो उसको एक बंदा जब खाता है तो उसको समझ जाता है कि मैं क्या चीज़ खा रहा हूँ। शाह जी, आपने कहा कि पाकिस्तान में वहद क्रॉप है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट नहीं करते, तो ये गंदम की कमी भी पूरी करती होगी यकीनन। चावल खुराक है दुनिया में, हमारी। सारे दुनिया में जो खुराक इस्तेमाल होती है टोटल, उसमें 25% राइस यूज़ हो रहा है इस वक्त। ये 20 था पहले, अब इसका 5% बढ़ गया पूरी दुनिया में। यानी कि जो हम 7.5 अरब की आबादी है पूरी दुनिया की, वो जो खुराक इस्तेमाल आप समझते करती हैं है, इसका शेयर बढ़ता जा जी, रहा इसका है? शेयर बढ़ा है। यानी पहले 20% था तो अब 25% हो गया तकरीबन। तो इसका तो सर है पोटेंशियल है, अगर हम इसको गंदम की बनाएं जो तो। शॉर्टेज है कहीं जिस तरह हो जाती है तो उसको चावल जो है उसकी पूरी कर सकता है? जी, पूरी करना चाहिए, पूरी करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ रिवायती तौर पर गंदम ज़्यादा लोग खाने चावल में हमारा इस्तेमाल फूड करते हैं। सिक्योरिटी के हवाले से भी बड़ा अहम किरदार अदा जी, करता बड़ा है। अहम किरदार है, कोई शक नहीं है इसमें, कोई शक नहीं है हमारा कि हमारे फूड ये एक ऐसा आइटम है जो हमारे पास ऑलरेडी स्टोर रहता है कि हमारे पास एमरजेंसी हो जाए, गंदम शॉर्ट हो जाए तो हम चावल यूज़ कर सकते हैं। अच्छा नवीद साहब, आप जरी माहिर हैं, आप ये बताएं इसके लिए रकबा किस तरह होना चाहिए? कल राठा रकबे पे भी ये चावल काश्त हो सकता है? अच्छा, इससे पहले अगर मैं, जैसे आप अभी बात कर रहे थे भाई से फूड सिक्योरिटी के हवाले से अगर मैं बात करूं तो जरूर। अभी जैसे हमारी आबादी बढ़ रही है तो ये एक ज़रूरी माहिरीन जो हैं, जो हमारे काश्तकार भाई हैं, इनके लिए भी चैलेंज है कि दुनिया को ये किस तरीके से फीड पूरी करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ऐसी वैरायटीज़ आ गई हैं मार्केट के अंदर जिनका जो प्रोडक्शन जो है उनकी वो ज़्यादा है, जिससे हम दुनिया को बेहतर तरीके से फीड कर सकते हैं। बाकी आपने बात की है कि अपना इसको हम कैसे रकबों के कौन अंदर सा रकबा हो? हाँ, काश्त कर सकते हैं। रेतली ज़मीन के अलावा अगर आप इसको देखें तो तकरीबन हर तरह की ज़मीन के अंदर इसकी जो काश्त है वो पॉसिबल है। रेतली में ना काश्त नहीं हो जी, सकता? रेतली में जो है वो क्योंकि वाटर होल्डिंग जो इसकी कैपेसिटी है, पैदावार ज़्यादा नहीं हाँ, होगी। वो वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा आप कलराठा रकबा है आपका, शुरीला रकबा है आपका, तो आप वहाँ पे इसकी काश्त कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा जी, हार्वेस्टिंग के हवाले से हम बात करते हैं, गंदम को देख रहे हैं, कपास को देख रहे हैं, दूसरी फसलें जो हमारे सामने, इनमें हम बहुत सारा लॉस कर बैठते हैं। चावल का क्या तरीकाकार है, इसमें किस तरह हम महफूज हो सकते हैं ताकि इस लॉस से बचा जा सके जो 20 से 30% हम लॉस करते हैं? चावल की जब हार्वेस्टिंग होती है, इसके अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि जब आपने उसकी हार्वेस्टिंग करनी है 15 से 20 दिन पहले आप उसका जो पानी है उसको कंट्रोल करें, उसको मैनेज करें ताकि जो है वो आपका चावल मैच्योरिटी की तरफ आए। और जब आपका चावल जो है वो तकरीबन 85 to 90% जो है वो मैच्योर हो जाए, कलर उसका गोल्डन हो जाए, तो आप फिर उसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग के भी 2 तरीके हैं हमारे पास। एक लेबर के थ्रू जो रिवायती तरीकाकार चल रहा है, फंडाई करते हैं हम उसकी, ठीक है, वो भी है। तो इसके अलावा अभी जो अपना मशीनरी के थ्रू जो है हम हार्वेस्टर के थ्रू जो करवाते हैं उससे भी पॉसिबल है। और अब ऐसी मशीनें आ गई हैं जहाँ पे ये जो इसके जो हार्वेस्टिंग के लॉसेज हैं तो वो कम हो गए हैं। अच्छा, कम हम दाना दाना जो है उसको महफूज कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह गंदम का भी हमारा होता है। मलिक तुर्की साहब, आप किस तरह करते हैं हार्वेस्टिंग? 2 तरीके ने हमारे पास, 3 तरीके हैं। एक तो फंडाई का तरीका भाई बता रहे थे, ठीक है, दूसरा हार्वेस्टर है।
और तीसरा थ्रेशर है, राइस थ्रेशर। अच्छा, थ्रेशर से भी होता है? जी, थ्रेशर से भी होता है। जिस तरह गंदम होती है? जिस तरह गंदम होती है, इसकी तो उसमें अलग है, नुकसान होने का राइस ज़्यादा थ्रेशर खर्चा- अलग है। अच्छा। नाम एक है लेकिन वो राइस थ्रेशर है, वीट थ्रेशर नहीं है। अच्छा, राइस थ्रेशर है जिसको हम उसको पहले काट के रख देते हैं, ठीक है। 4-5-6 दिन उस खुश्क हो जाती है पराली, धूप लगाते हैं? धूप लगवाते हैं, पराली भी खुश्क हो गई, चावल भी खुश्क हो गया, ठीक है। उसके बाद उस थ्रेशर में डाल के निकाल लेते हैं, तो उससे एवरेज भी बेहतर आती है और चावल साफ होता है। अच्छा, उससे नुकसान आप समझते हैं कम कम है? होता है। अच्छा, हार्वेस्टर से भी कम है, लेकिन जो हाथ से लोग अभी भी करवाते हैं, इसका तो नुकसान ज़्यादा होता होगा? वो छोटे काश्तकारों को करवाना पड़ता है, जहाँ हार्वेस्टर जाने की जगह नहीं होती, छोटी सड़कें होती हैं, 8-10 फुट की सड़क है और 15 फुट का हार्वेस्टर। थ्रेशर आप कहते हैं, थ्रेशर तो फिर जा सकते हैं? थ्रेशर वो छोटी होती है, ट्रैक्टर और थ्रेशर छोटा सिस्टम है और हार्वेस्टर उससे दुगना है। ठीक है जी। तो ये कैसे नबी साहब आप बताएं कि हाथ वाले नुकसान तो होता होगा जो हाथ से अभी भी लोग करते हैं रवायती नहीं, तरीके हाथ से? के थ्रू नुकसान नहीं होता, बल्कि मार्केट में जो हाथ की फंडाई वाला चावल है उसका रेट जो है वो 100-150 रुपया ज़्यादा मिलता है अच्छा। फार्मर को। यस। तो उसकी क्या वजह खास? उसकी वजह यह है कि उसमें एक तो दाना ज़्यादा डैमेज नहीं होता। ठीक है। ठीक हो गया। इसके अलावा यह है कि मशीनरी में ज़्यादा डैमेज हो जाता है? भी उसमें दाने के टूटने के कुछ चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसके अंदर जो है एक तो दाना डैमेज कम होता है और दूसरे नंबर पे यह है जो उसका अपीयरेंस है उसकी वो ज़्यादा बेहतर रहती है। अच्छा, आप समझते हैं कि जो हाथ वाला है इसका 100-150 रुपया मार्केट में इसका ज़्यादा। मार्केट में रेट ज़्यादा है, तो फिर किसान बड़े लेवल वाला तो नहीं करता होगा, छोटे लेवल वाले तो करते होंगे? बड़े लेवल पे तो सिंपल सी बात है, वहाँ पे आप हार्वेस्टर के थ्रू ही हार्वेस्टिंग करवाते हैं, लेकिन छोटे लेवल पे जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है फार्मर इसकी हाथ से। अच्छा, ये जिस तरह 100 रुपया 150 रुपये रेट ज़्यादा बता रहे हैं, तो इसकी फिर उजरत भी तो ज़्यादा होती होगी, जब आप लेबर लगाएंगे तो उसका पैसे ज़्यादा होंगे? वो या लेबर मशीनरी के बराबर वो है? लेबर खुद मैनेज कर लेते हैं लोग, जो छोटे लेवल पे हैं, 4 एकड़ 10 एकड़ का जो फार्मर है आमतौर पे उसको खुद वो मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं भाई किसान को बेहतर पैदावार लेने के लिए और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? बेहतर पैदावार के अंदर जैसे कि हमने पहले बात की है, बर वक्त काश्त है, उसमें पनीरी की जो उम्र है, इसके अलावा फिर नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, और फिर उसके बाद जो है इसका बीमारियों का और अपना कीड़े मकोड़ों का तदारुक है टाइमली। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो न्यूट्रिशन जो है इसकी, बैलेंस फर्टिलाइज़र जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैलेंस फर्टिलाइज़र के हवाले से अगर हम बात करें तो हमारी ज़मीनों के अंदर आमतौर पे जो है वो फास्फोरस और नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है, तो ये हमें जो है वो बैलेंस लाजमी इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके अलावा जिंक जो है, ये चावल जो है जिंक लविंग क्रॉप है, जिंक का जो इस्तेमाल है चावल की फसल वो के बड़ा अंदर, ज़रूरी है। वो बड़ा ज़रूरी है। और बाकी जो रकबे कमज़ोर हैं, जहाँ पे नहरी पानी कम लगता है, ट्यूबवेल का पानी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ पे पोटाश भी हमें मतलब इस्तेमाल करनी पोटाश भी चाहिए। ज़रूरी है, पोटाश ठीक भी ज़रूरी है। तो अगर हम उसको बैलेंस फर्टिलाइज़र दें तो हमारी जो पैदावार है, जो प्रोडक्शन है, वो बढ़ सकती है। अच्छा नबी साहब, आपने बात की ना साल में 2 वैरायटी, 2 दफ़ा आप इसकी फसल लेते हैं, तो पहले कौन सी हाइब्रिड काश्त करनी चाहिए? आपने कहा हाइब्रिड दोबारा नहीं करनी, दूसरी दफ़ा जो हमारी रवायती हैं वो काश्त करनी है। जी, इसमें ऐसे है कि हाइब्रिड लोग इसलिए पहले काश्त करते हैं क्योंकि जब हाइब्रिड की पोलिनेशन होती है मई जून के अंदर, उस वक्त टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, तो हाइब्रिड के अंदर इतनी रेजिस्टेंस है कि वो उस गर्मी को बर्दाश्त करता है और उसकी पोलिनेशन बेहतर होती है, जिसकी वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान आज बाग आज़ाद कश्मीर का दौरा कर रहे हैं और वहां पर अवामी इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म की आमद के सिलसिले में अवाम में ज़बरदस्त जोशो खरोश पाया जाता है। अवाम का क्या कहना है, क्या तासुरात हैं अवाम के, आपके साथ शेयर करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का वेलकम करते हैं आज़ाद कश्मीर में। पहली दफ़ा आए वो प्राइम मिनिस्टर बन के बाग में, हम उनको दिल से जो है ना, दिल की अथा गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बाग के लोगों को इज़्ज़त बख्शी है, आज़ाद कश्मीर को इज़्ज़त बख्शी है, वो यहाँ पे आए हैं। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर का मुकदमा जो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में लड़ा है, हम उसके लिए बहुत खुश हैं, सारे कश्मीरी कौम उनके साथ। उनको हम सलाम पेश करते हैं दिल की अथा गहराइयों से। बाग हैं कि इमरान खान को अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ अता फरमाए और नेक्स्ट आइंदा भी 5 साल वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहेंगे इंशाअल्लाह। मैं आज बहुत खुश हूँ कि इमरान साहब हमारे इस बाग एरिया में आए और हम उनकी खातिर इधर आए हैं, काम भी करते हैं। शाम को इंशाअल्लाह उनसे मिलने भी जाएंगे, वहाँ पर जाके उन्हें देखेंगे, देखने की बड़ी हसरत है। बड़े अच्छे हमारे क्रिकेटर थे, बहुत अच्छे थे, बहुत याद करता हूँ उन्हें। मैं भी खेलता हूँ क्रिकेट, लेकिन उनकी क्रिकेट बहुत ज़बरदस्त थी। बस थैंक्स उनका, बस यही है कि बस आए, हमारी हौसला अफजाई हुई है। बस जिस तरह दुनिया में उन्होंने कश्मीर का मुकदमा लड़ा है इमरान साहब ने, मैं तो सोचता हूँ कि आज तक ऐसा किसी ने नहीं लड़ा। उन्होंने बहुत आवाज़ उठाई है, कश्मीरी के लिए बहुत आवाज़ उठाई है उनके हक़ के लिए। ये अल्लाह ताला उनको अपने मिशन में कामयाब फरमाए, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। सबसे पहले तो वज़ीर आज़म का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने तकरीबन इस कश्मीर के ऊपर भी नज़र रखी है और कश्मीर में आने का फ़ैसला किया है। हम उनको दिल से अथा गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जैसे मुकदमा लड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा इंशाअल्लाह। जो है ना अच्छी कोशिश है उनकी, इंशाअल्लाह अगले 5 साल भी अगरचे इसी तरह जद्दोजहद रही उनकी, इंशाअल्लाह अगले 5 साल के भी वज़ीर आज़म मुंतखब होंगे। जैसे अक़वाम मुत्तहिदा में उन्होंने कश्मीर का मुकदमा लड़ा है, तारीख़ में हमने ऐसा कोई लीडर नहीं देखा जिन्होंने कश्मीर पे इतनी बात की हो और कश्मीर का मुकदमा लड़ा हो। जैसे कि अनकरीब पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ ने तब्दीली लाई है, इंशाअल्लाह अनकरीब कश्मीर में भी ऐसे ही तब्दीली लाएगी। पिछली हुकूमतों की तरह जिन्होंने जैसे हमको उन्होंने मायूस किया है, ऐसे इंशाअल्लाह हमको खान साहब मायूस नहीं करेंगे। नाज़रीन, अवाम के तासुरात आपने मुलाहिज़ा किए। अवाम वज़ीर आज़म इमरान खान का पुरतपाक इस्तकबाल करने के लिए बेताब और पुरजोश हैं और अवाम की जानिब से ये कहा गया कि वो बहुत खुश हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान बाग तशरीफ़ लेकर आ रहे हैं। और साथ ही साथ अवाम की जानिब से ये भी कहा गया कि जिस तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान ने कश्मीर का मुकदमा पूरी दुनिया में लड़ा है और इंटरनेशनल फोरम्स पर लड़ा है, इससे पहले तारीख में किसी लीडर ने ऐसा नहीं किया। इस हवाले से आने वाले बुलेटिन में भी आपको अपडेट्स देंगे। PTV न्यूज़ से ये थी ताज़ा तरीन। वो खाली रह जाते हैं, इसलिए जो हमारी बासमती वैरायटीज़ हैं इसको हम थोड़ा लेट लगाते हैं, जुलाई के अंदर जाके लगाते हैं, और हाइब्रिड को जो है हम इससे पहले लगा लेते हैं। अच्छा, इसमें जो खादों का इस्तेमाल आप बता रहे थे, तो खादें कितनी मकसद खर्चा हो जाता है आप समझते? जिस तरह शादी कह रहे थे इसकी कास्ट बढ़ती जा रही है, कास्ट कम करना, कास्ट कम करने के लिए हमारे किसानों को क्या इकदाम करने चाहिए? जी, कास्ट करने के लिए, कास्ट इसकी जो अपना कॉस्ट है उसको कम करने के लिए हमारे पास मतलब टेक्निक्स जो हैं, इसके अंदर हम जो अपना सब्ज़ खादें हैं, जैसे लोग जंतर वगैरह काश करते हैं, उसकी फिर उसमें रोटावेट कर देते हैं ज़मीन में, ये भी एक मेथड है। इसके अलावा हम रूढ़ी वगैरह का अगर इस्तेमाल करें अपने रकबों के अंदर, वो भी उसके ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाती है, जिससे जो हमारी केमिकल फर्टिलाइज़र है उसका इस्तेमाल कम हो जाता है। बाकी अगर एवरेज हम बात करें तो तकरीबन 1 से 1.5 बोरी जो है वो DAP लोग इस्तेमाल करते हैं चावल की अच्छी पैदावार लेने के लिए। बाकी जो नाइट्रोजन है ये अप टू न्यूट्रेंट अपना सॉइल की कंडीशन पर डिपेंड करती है, क्रॉप की कंडीशन पर डिपेंड करती है। 2 से 2.5 बोरी अगर हम यूरिया जो है नाइट्रोजन उसको जब हम देते हैं तो उससे उसकी अच्छी प्रोडक्शन हमें मिलती है। अच्छा शादी, जिस तरह ये CPEC के हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि ज़राअत को हम बड़ा बूस्ट दे रहे हैं और देख भी रहे हैं आप बजट में भी बड़ा पैसे रख दिए हैं, तो ये चावल तो हमारा बड़ा एक्सपोर्ट होगा CPEC के हवाले से, किस तरह हम समझते हैं कि ये तो रकबा बढ़ जाएगा, आप कहते हैं कम होगा? बलूचिस्तान में तकरीबन कोई 1 लाख एकड़ रकबा है, 1 लाख जिसका चावल काश्त होता है? नहीं, जिसके ऊपर निगाह है ठीक है, कंपनियों की, जो कारपोरेट ज़राअत आने वाली है दौर में ना, तो उसमें को लगता है कि आएगा, राइस का भी आएगा। लेकिन एक अभी आपने सवाल किया वो हाथ से कटाई का और मशीनरी से कटाई का, उसके हवाले से मैं एक बात लाजमी करना चाहूँगा। वो बड़ा एक इशू भी आ रहा है उसको, बल्कि हम आपके ये देही इलाकों में सुना भी जाता है प्रोग्राम, तो ये लाजमी है कि बेशक मशीनरी आ गई है और हमें गंदम भी और चावल भी हमारा मशीनरी, लेकिन हाथ से अगर हम करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हाथ से करने से बहुत ज़्यादा लेबर यूज़ होती है। पहले हम सुनते थे ना लोगों के जब गंदम करते हैं, देखें अगर फिर आपका टाइम, आपने साल में 3 अगर फसलें लेनी है, आपका तो एक दिन कीमती है। सर पहले ये होता था कि आपका सब्सिडी वाला आटा जो है ना वो देहातों में कभी नहीं जाता था, अब जाता है, क्योंकि वो गंदम वहाँ होते नहीं है। आम जो देही इलाके का हमारा गरीब काश्तकार है उसके पास नहीं होती, यानी कि वो लोगों की काट लेता था, बड़ी जिम्मेदारों की, इस तरह चावल कर लेता था, चावल उसके घर में कुछ ना कुछ आ जाते थे। तो इस हवाले से थोड़ा सा ये है कि इसमें कुछ वो कर दें, कुछ इलाकों में हो, कुछ इलाकों में हाथ से हो, ताकि हमारी लेबर यूज़ हो। यहाँ पे आपको पता पाकिस्तान में बेरोजगारी तो लेबर मिलती नहीं, बहुत सारे इलाकों में हमारे जिम्मेदार भाइयों को ये शिकायत है कि वहाँ लेबर का बड़ा मसला है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। साहब आप बताएं, बहुत सारे इलाकों में ऐसा है, लोगों को लेबर का बड़ा मसला है। जी, अगर हम पाकिस्तानी अब बात करें करंट सिनेरियो की, तो जैसे जैसे हमारी कास्ट बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रही है, इस हवाले से जो हमारी लेबर कॉस्ट है ये भी बढ़ती चली जा रही है और अवेलेबिलिटी का भी इशू है, इसलिए फिर फार्मर को जो है वो मशीनरी के ऊपर शिफ्ट होना पड़ता है। मलिक साहब आप बताएं, आपको लेबर का मसला तो नहीं है कहीं पे? लेबर का मसला है। अच्छा, तो फिर आप किस तरह इसको मैनेज करते हैं? बस हो जाता है मैनेज, कोई चीज़ रुकती नहीं है, कोशिश करके भाग दौड़ करके लेबर को मिन्नत करके उसको फिर लेके आना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास मशीनरी एक तो है कम जिसको हम लगा सकें, दूसरा हमारे एक इलाके में हुई थे, हमारे बड़े काश्तकार ने लगाया था, उसको हमने कई छोटे काश्तकारों ने देखा तो वो कामयाब नहीं हो सका। ठीक है, उसकी वजह क्या आप समझते हैं? उसमें जड़ी बूटी, पानी रुका नहीं, जड़ी बूटी इतनी हो गई कि पौधे ने ना शाखें नहीं बनाई। जब पौधा शाखें नहीं बनाएगा तो उसकी औसत नहीं आएगी। जो पानी में शाखें बनाता है वो उसमें नहीं बना सका, तो उससे
जिस तरह आप खवातीन से ये करवाते हैं, शिफ्ट कराते हैं, तो इसमें भी तो नुकसान होता होगा। नहीं, ये अगर वहाँ ख्याल रखा जाए तो इसमें नहीं होता नुकसान इतना। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ वैरायटीज़ को बैन भी किया गया है और अभी बहुत सारे किसान फिर उसके पीछे भी भागे फिर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? जी, उसके अंदर हमें फार्मर को एजुकेट करने की ज़रूरत है और जिस हद तक पॉसिबल हो सकता है हम लोग भी फार्मर को बताते हैं और उसको समझाते हैं। इसके अंदर गवर्नमेंट भी अपने लेवल पे काम कर रही है, प्राइवेट सेक्टर भी अपनी जो इनपुट है वो दे रहा है, लेकिन बहरहाल अभी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, हमारे पास एक कह रहे हैं कि सुपर फैन काश्त ना करें, ठीक है। उसके मुतबादिल है कोई नहीं। नहीं, वो तो आप इतनी वैरायटी बता रहे हैं। वैरायटी जो बता रहे हैं वो उस मौसम में नहीं लगती। अच्छा, ठीक है। वो उतनी एवरेज नहीं देती। हमारे पास हाइब्रिड चावल नहीं बिकता मुल्तान में, ठीक है। तो हमारे आपका पास सुपर फाइन मार्केट में बिकते में अच्छा है, काम 100 ज्यादा या काम बिक तो जाता है ना, उसको बेच के उससे पैसे लेके और फसल को लगा लेते हैं। सुपर कर्नल जो है, सुपर बासमती, वो सही रेट बिक जाती है, उसको हम छोटा काश्तकार भी कुछ 10 दिन 20 दिन महीना अपनी गुंजाइश के मुताबिक स्टॉक करके अच्छे रेट ले लेता है। तो अच्छा उसके शादी, अगर आप बताएं कितनी इसमें से ये नहीं कि मैं बात थोड़ी सी आगे बढ़ा दूं, जो इस वक्त सूरत हाल है ना, वो जो 2 फसलें ले रहे हैं ना, उसमें एक अप्रूवल है, एक नॉन अप्रूवल है, जो सीड यूज सही कर कह रहे रहे हैं। हैं, बिल्कुल ठीक है। 2 फसलें लेने के लिए आपको एक नॉन अप्रूवल लगानी पड़ेगी। इसके ऊपर फौरी तौर पे हमें सोचना चाहिए। नहीं, इस पर गवर्नमेंट ने आखिर कोई पॉलिसी बनाई है? जारी कोई बात है, इसकी पॉलिसी कोई नहीं वजह है। होगी ना सर, कागजों क्योंकि अगर में है। आपने इसको बैन किया है तो उसकी भी वजह होगी यकीनन। सर, उसके बावजूद अगर आपने 2 फसलें लेनी है तो एक नॉन अप्रूवल और एक अप्रूवल। अच्छा, हाँ। अच्छा शादी, आप ये बताएं कि पाकिस्तान की टोटल कितनी एक्सपोर्ट है चावल की? आप बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, 40 और से कितनी हम 45 बढ़ा सकते हैं? 40 से 45 लाख टन है और हम इसको 55 से 60 कर सकते हैं। कर सकते हैं? कर सकते हैं। इससे ज़्यादा गुंजाइश मौजूद नहीं है? इसके इससे ज़्यादा है नहीं ना, क्योंकि टोटल हमारी है 8 तो ज़र मुबादला कितना हम 8 कमा रहे हैं? मिलियन 8 कितना मिलियन। ज़र मुबादला हम कमा रहे हैं जो भेज रहे हैं? सर, हम तकरीबन 2 से 3 अरब डॉलर के दरमियान होती है सालाना हमारी, जो माली साल की हमारी होती है, वो 2 से 3 अरब, 2 से 3 अरब, कभी 2.5 भी हो जाती तो है। आप जिस तरह बता रहे थे कि भाई दुबई से इंडिया हमारी वैरायटी लेके अपना स्टैंप लगा के बेचते हैं दुनिया में, तो उससे कितना फ़र्क पड़ता है? सर, उससे बड़ा फ़र्क है, तकरीबन 2 अरब डॉलर का फ़र्क पड़ेगा अगर हम डायरेक्ट बेचें। तो उसकी रोकथाम के लिए क्या इकदाम किए जा सर, सकते वो हैं? तो देखें हुकूमती लेवल के ऊपर होगा, हुकूमत खुद इसको, जिस तरह हमारे सिफारत खाने नहीं, जिस तरह हमारे यहाँ प्राइवेट बड़े से राइस आ गए हैं जो इंटरनेशनली में देखता हूँ वहाँ ऐड भी चल रहे होते हैं, बड़ा मार्केट में बड़े फेमस है। अब हैं 1-2 साल से ये शुरू हुआ है, लेकिन अभी इतना नहीं है। अच्छा, जितना हमारा राइस जा रहा है बाहर। अभी राइस दुबई के अंदर लोग बैठे हैं, इंडियन बैठे हैं, वो यहाँ से मंगवाते हैं, वो वहाँ पे अपनी पैकिंग करते हैं, फिर यूरोप भेजते हैं, अफ्रीका भेजते हैं। ख़ास तौर पे जनूबी अफ्रीका की मार्केट में 70% पाकिस्तानी राइस इंडियन नाम से फ़रोख्त हो रहा है। हमारा प्रॉफिट वो ले रहे जी सर, हैं। यूरोपीय यूनियन के अंदर 25% इंडियन जो राइस है वो हमारे नाम से फ़रोख्त हो रहा है। हमारा राइस है वो अपना नाम लगा के बेचते हैं वहाँ पे। 25% इंडियन राइस जो है वो पाकिस्तानी नाम से, यानी कि वो पाकिस्तानी राइस है अपने नाम से बेचते हैं, और जनूबी अफ्रीका की मार्केट तो तकरीबन उन्होंने 70% इंडियन ने अपने पास रखी हुई है। राइस हमारा है वो। नहीं, तो इंटरनेशनल कवानीन मौजूद नहीं है कि आप ब्रांड जाली बेच रहे सर, हैं? अब हैं, देखें, अभी हम यूरोपीय यूनियन के अंदर हमने केस जीता है अभी, तो अभी देखें इसके अंदर हमें मार्जिन मिलना शुरू हो जाएगा। तो अभी शादी, रशिया की जो मार्केट है वहाँ पर भी आपका चावल इस साल पहले साल गया है, तो अभी वहाँ भी बड़ी गुंजाइश मौजूद है? रशिया बिल्कुल है, लेकिन रशिया का रूट नहीं है ना हमारे पास। ये रूट तो हमारे पास अफगानिस्तान के थ्रू ही है ना, खुश्की वाला रास्ता है ख़ास तौर पे यहाँ से, तो वस्ती एशियाई रियासतों को भी जाता है। वो हमारा राइस इधर से हमें जाएगा, हमें उम्मीद है, लेकिन सर हमने इधर क्वालिटी थोड़ी सी इम्प्रूव करनी है। पाकिस्तान में 5 लाख टन हमारे पास गुंजाइश है बनास्पति की, हमें इसको लेके जाना है 15 तक, फिर हम ये एक्सपोर्ट, हमारा वॉल्यूम जो है ना वो 7 अरब डॉलर पे आएगा। 7 अरब डॉलर पे चले जाएंगे हम? उस चल जा सकते हैं हमारा, अगर हम इसको बढ़ाएं। अब जिस तरह की ये आप समझते हैं वैरायटीज, ये पोटेंशियल मौजूद है? जी जी, ये जिस तरह की वैरायटीज बता रहे हैं जो ये साउथ पंजाब में लग रही हैं, ये एक्सपोर्ट नहीं हो रही। एक्सपोर्ट का इलाका वही है हमारा अपर पंजाब। अच्छा नवीस साहब, जिस तरह ये बता रहे हैं एक्सपोर्ट का इलाका सिर्फ वही है, क्या इस इलाके में या सिंध में एक्सपोर्ट क्वालिटी राइस काश्त नहीं हो सकता? हमारे यहाँ पे काश्त फार्मर कर रहे हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अपर पंजाब वो थोड़ा है, क्योंकि इसमें अगर हम बात करें, सबसे वही बात फिर आ जाएगी कि ये जो अपना बासमती है ये एक ख़ास एरिए में और एक ख़ास इसका जो ज़मीन है उसके अंदर ये तैयार होता है। तो वो जैसे ऊपर रावी का बेल्ट है, रावी के बेल्ट के अंदर अब भी अगर हम बात करें, इधर अब्दुल हकीम की हम बात कर लें, पीर महल की बात कर लें, यहाँ का जो राइस है हमारा ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अपर पंजाब यहाँ पे उसकी काश्त ज़रा थोड़ी है। तो इसलिए जो है, एक तो ये राइस का एरिया नहीं है, फार्मर को भी इसके हवाले से ज़्यादा पता भी नहीं है। अच्छा नवीस साहब, सिंध में भी बड़ा काश्त हो रहा है चावल? बिल्कुल। क्या केपी में भी होता है काश्त?
केपीके में काश है लेकिन थोड़ी है उसकी। केपी में थोड़ी है। हाँ केपीके में और थोड़ी जिस तरह ये शाहजी बता रहे थे कि बलूचिस्तान में लाखों एकड़ जो है वो रकबा अब काश्त होने जा रहा है, तो वहाँ तो पानी की कमी है, वहाँ तो ये नहीं हो सकेगा चावल। जी, इसके ऊपर गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है। पानी की अवेलेबिलिटी, जैसे अभी वहाँ पे जो है कैनाल के ऊपर वर्किंग स्टार्ट हुई है, पहले पिछली हुकूमतों में भी हुई है वहाँ पे। अगर वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी बेहतर हो जाए तो जितना बड़ा सूबा वो बलूचिस्तान है हमारा, वहाँ पे हम काफ़ी जो ज़्यादा ज़रूरी प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे हम ले सकते हैं। जैसे अभी वहाँ पे काटन की काश्त पिछले 1-2 सालों से बड़ी और बड़ी क्वालिटी वहाँ से उसकी हमें मिल रही है, तो इसी वाले से हम वहाँ पे राइस भी कर सकते हैं, हम वेजिटेबल्स कर सकते हैं, तंबाकू कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे पॉसिबल हैं, लेकिन उसके लिए हमें वहाँ पे पानी की जो मैनेजमेंट है पहले उसको मैनेज करना पड़ेगा। शादी आप क्या समझते हैं, रिसर्च पर किस तरह तवज्जो? काला शाह काकू आपका 100 साल प्लस है आपका रिसर्च जो ये इंस्टीट्यूट है आपका काला शाह काकू का। ये जो वनस्पति है ये 1926 में दरियाफ्त किया था इन्होंने। ठीक है। ये काला शाह काकू। तो उसके बाद इस तरह की कोई वैरायटी नहीं आ सकी? इसके बाद भी आई हैं, अभी भी दे रहे हैं वो, अयूब जरी वाले भी दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं। हमारे पास सीड के ऊपर रिसर्च सही है, राइस के ऊपर वर्किंग हमारी बहुत अच्छी है। आप समझते हैं कि हमारे पास ठीक हो रही है, रिसर्च सही है हमारे पास ना, बल्कि हमारी रिसर्च से इंडिया भी फ़ायदा उठा रहा है और फिलिपाइन वाले भी कुछ यहाँ से हमारी ले गए हैं, अफ्रीका के अंदर भी गए हैं कई ममालिक में यहाँ से सीड। तो क्या पैदावार बढ़ाने के लिए और हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए? पैदावार बढ़ाने के लिए सर एरियाज़ देखें, जो राइस के एरियाज़ हैं आपको उधर ही राइस काश करना है ताकि वो हमारा एक्सपोर्ट हो सके, और हमें म्यार के ऊपर तवज्जो देनी है, क्वालिटी बेहतर करनी पड़ेगी। मलिक तकीर साहब, आप तरक्की पसंद काश्तकार हैं, आप क्या तवक्को करते हैं कि हुकूमत को क्या करना चाहिए कि आपकी बेहतरी हो? हम तो कहते हैं खाद पर सब्सिडी दें। खाद पर तो वज़ीर आज़म साहब ने सब्सिडी दे दी, इसके अलावा बताएं। लंबा प्रोसेस है वो भी नहीं। अब किसान कार्ड है, किसान कार्ड तो लंबा प्रोसेस नहीं है, एक दफ़ा बन गया फिर आपकी मौज है, जहाँ जाएँ कार्ड दें, अपना फ़ायदा उठाएं। चले अल्लाह करे ऐसे ही हो। तो उसमें अगर जैसे खाद पर सब्सिडी मिल रही है तो इंशाल्लाह हम उसको खाद पानी अच्छा इस्तेमाल करके उसकी बेहतर देखभाल करके हम उसकी औसत अच्छी ले भी रहे हैं, और इंशाल्लाह आइंदा इससे भी बढ़कर लेंगे। सीड अच्छे आएंगे, जो गैर रजिस्टर्ड हम लगा रहे हैं इसकी जगह और सीड दें, इसके ऊपर काम करें, तो हम उसको लगाएं, दो चावल दोनों मंजूर से लगाएं, तो उससे मुल्क को फ़ायदा और किसान को भी फ़ायदा हो। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात। बहुत शुक्रिया आपका मलिक तकीर साहब, नवीद गुजर साहब आपका शुक्रिया, जनाब शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज महरीन ने चावल पर, धान की फसल पर तफसीलन गुफ्तगू की, और ख़ुसूसन हमारे तीनों मेहमानों ने कहा कि पैदावार बढ़ाकर किसान ख़ुद भी खुशहाल हो सकता है और पाकिस्तान की मईशत में अपना बेहतरीन किरदार भी अदा कर सकता है। अपने मेज़बान को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।